हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। कल हमने इसकी फुल एक्सप्लेनेशन की थी, इसको अच्छे से पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं इसका अभ्यास कार्य। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास देखिएगा। जिसने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर इसका अभ्यास कार्य करिएगा। देखिएगा निबंध से प्रश्न। जो हमने कल पाठ पढ़ा था अक्षरों का महत्व, वो क्या था? एक निबंध था जो गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया था। आज हम उसके प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? देखिएगा, उत्तर देखिएगा इसका। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता था। बोलकर, लिखकर किसी भी प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता था वो। तो जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, मनुष्य का विकास बहुत तेज गति से हुआ। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा है। अब आदमी क्या करने लगा है? अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा है, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। और जब वो ऐसा करने लगा, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तो वो क्या कहा जाने लगा? उसको सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ। आदमी ने जब से लिखना प्रारंभ किया, तब से ही इतिहास की शुरुआत हुई। और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास की गति बहुत तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। आपको समझ में आया किस प्रकार से नए युग की शुरुआत हुई? कि मनुष्य ने जब से मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान हुआ, तब से क्या करने लगा? मनुष्य हिसाब किताब लिखकर रखने लगा, जिससे मनुष्य को क्या कहा जाने लगा? सभ्य कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे इतिहास का आरंभ हो गया। एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे, दूसरी पीढ़ी उसका प्रयोग करने लगी। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। कल हमने पाठ तो पढ़ लिया था, आज हम इसके उत्तर देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ था। कल भी पढ़ा था हमने कि जो अक्षरों का सिलसिला है वो लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, इससे पहले मनुष्य चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। जब तक अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, 6000 साल पहले मनुष्य क्या करता था कि वो चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे पशु पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए और इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। क्या हुआ? इसके बाद भाव संकेत सामने आए, अस्तित्व में आए, और क्या हुआ? अक्षरों की खोज हो गई। ठीक है, कब हुई अक्षरों की खोज? ये याद रखना, लगभग 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई। ठीक है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम अपनी किन किन चीजों का सहारा लेता था। देखिएगा, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पहले अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। मतलब दूर दराज के इलाकों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए वो किस चीज का सहारा लेता था? वो चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दराज के इलाकों में पहुंचाता था। ठीक है, बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। फिर क्या हुआ कि जो चित्र थे उन्होंने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य उनके माध्यम से अपनी बात दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिएगा, निबंध से आगे प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। इसमें
अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। मतलब अक्षरों के महत्व की तरह ही ध्वनि के बारे में आप कितना जानते हो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर, ठीक है, अक्षर क्या होते हैं, हम लिखकर अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, और ध्वनि क्या होती है, ध्वनियां होती है बोलकर, मतलब जो हम बोलते हैं वो क्या है, वो ध्वनियां हैं, हम बोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। हमारी भाषा के आधार स्तंभ क्या है, अक्षर और ध्वनि, क्योंकि अक्षरों के द्वारा हम लिखते हैं और ध्वनि के द्वारा हम बोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोला नहीं जा सकता। ठीक है, अक्षर भी जरूरी है और ध्वनि भी जरूरी है, क्योंकि ध्वनि से हम बोलकर और अक्षरों से हम लिखकर अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ध्वनि के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। जो हम अपने कान से जो भी आवाज सुनते हैं वो क्या कहलाती है, वो ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थकता ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा, अपनी भाषा की जो सार्थक ध्वनियां हैं उनके उच्चारण द्वारा हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियां महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 2। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। आगे देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसका उत्तर देखते हैं। इसको छात्र स्वयं करेंगे क्योंकि ये बाद में करेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, इसमें हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। हाँ, इसमें देखिएगा हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। मतलब जो भी खोज होती है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होता है। नाम होता है क्या, नहीं होता है? लेकिन अक्षरों की जब खोज हुई तो उसके साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा, ऐसा क्यों? पता करना है और शिक्षक को बताना है। देखिएगा हमारा उत्तर, देखिएगा इसमें, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। मतलब जो आविष्कार होता है, जो खोज होती है किसी वस्तु की, उसमें किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन जब अक्षरों की खोज हुई वो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई थी, वो पूरी मानव जाति के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है, क्योंकि जो अक्षरों की खोज हुई वो पूरी मानव जाति का इसमें योगदान है। ठीक है, अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। जो अक्षरों का विकास हुआ वो कैसे हुआ, अनेक वर्ष लग गए, मतलब अनेक साल लग गए, बहुत सारे साल लग गए, और बहुत प्रयास और अभ्यास से इसका अक्षरों का विकास हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। हाँ, इसका विकास, अक्षरों का विकास किसी एक वैज्ञानिक, एक आदमी ने नहीं किया, एक व्यक्ति ने नहीं किया इसका आविष्कार। इसका आविष्कार किया पूरी मानव जाति ने। ठीक है, इसीलिए इसके साथ वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। मतलब एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है और उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि भाषाओं को अनेक लिपियों में भी लिखा जा सकता है, अनेक लिपियों को भाषाओं में भी लिखा जा सकता है, उसी तरह से कई भाषाओं को एक लिपि में भी लिखा जा सकता है। जैसे एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, अनेक भाषाओं को एक लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ये किसमें है, हिंदी में, अगला किसमें है, पंजाबी में, फिर किसमें है, उड़िया में, फिर किसमें है, उर्दू में, ये तेलुगु में है, यहाँ पे ये बंगला में है और ये तमिल में है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुमान और कल्पना, अनुमान और कल्पना से भी प्रश्न लिए गए हैं और उत्तर लिए गए हैं। देखिएगा इनका, प्रश्न नंबर 1,
पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। हाँ बताओ। भी हमने पढ़ा था ना कि पहले जमाने के लोग क्या सोचते थे कि जो अक्षर और भाषा की खोज है वो किसने की थी? ईश्वर ने की थी। परंतु ऐसा नहीं है। इसकी खोज किसने की थी? मानव ने ही की थी। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की। जो पुराने जमाने के लोग थे वो यह नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की। उनका ज्ञान सीमित था। उनका ज्ञान क्या था? सीमित था। उनका ज्ञान मतलब ज्यादा फैला हुआ नहीं था। उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। मतलब वो ईश्वर को ही ज्यादा मानते थे। वो इसीलिए वो क्या कहते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। उन्होंने यह अनुमान भी नहीं लगाया होगा क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था। इसलिए वो ये अनुमान भी नहीं लगा पाए कि इस अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का विचार यह रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सके। ठीक है, इसीलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। ठीक है, कि क्योंकि पुराने जमाने के लोगों का ज्ञान क्या था? सीमित था। वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं होते थे क्योंकि अक्षरों की खोज उस समय हुई थी। ठीक है, तो उनका ज्ञान ज्यादा नहीं फैल पाया था, वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे। तो इसीलिए क्या मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की होगी, मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। परंतु क्या है? परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि ईश्वर ने नहीं की अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज मानव जाति ने की या मनुष्य ने की। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। ठीक है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य, खेल का भी महत्व है। ठीक है, अक्षरों का महत्व नहीं है। किस किस चीज का महत्व है? गीतों का, नृत्य का, खेलों का। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। ठीक है, इसका उत्तर देखिए। जीवन में गीत, नृत्य और खेल का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल हैं: गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब इसको भी नृत्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है, संगीत को भी महत्वपूर्ण माना गया है और खेलों को भी मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। मतलब खेल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेलों का क्या क्या महत्व है, क्या क्या फायदा है, क्या क्या लाभ है कि वो हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता अगर, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? ये देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते। उत्तर देखिएगा इसका। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते। मतलब अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज भी हम बहुत पिछड़े हुए होते। ठीक है, हम पहले वाली दुनिया में भटकते। भावों, विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। अपने भावों को, अपने विचारों को हम नहीं लिख पाते, नहीं व्यक्त कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास भी नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? हमारे भावों को प्रकट करने का एकमात्र साधन है। ठीक है, भाषा के द्वारा हम लिखकर, बोलकर या फिर सुनकर हम अपने
भावनाओं को विकसित करते हैं। ठीक है, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो क्या होता, हम हजारों साल पीछे की जो दुनिया है उसमें ही भटक रहे होते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते, हम अपना ज्ञान हम आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाते। ठीक है, हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पर हम आज हैं। भाषा भाव को प्रकट करने का एक साधन है। ख देखिएगा, भाषा न होती, क्या होता अगर भाषा न होती। देखिएगा, भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न तो बोलकर और न लिखकर दूसरों को प्रकट कर पाते, हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। ठीक है, आगे देखिएगा भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो, जिसकी कोई शुरुआत न हो, जिसका कोई आदि न हो। ठीक है, यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना हुआ है। क्या जोड़ने से बना हुआ है, आगे देखते हैं। इसे उपसर्ग कहते हैं। जो मूल शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, और जो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। देखिए, जैसे ये क्या है, असफल। ठीक है, ये क्या है, अदृश्य। ये क्या है, अनुचित। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं, अनावश्यक। ये क्या है यहाँ पे, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। इसके उत्तर देखिएगा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि ये शब्द कौन से हैं और उपसर्ग उसमें कौन सा जुड़ा हुआ है। जैसे असफल, असफल का मतलब जो सफल ना हो। ठीक है, और अप्रत्यय इसमें अउपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, असफल। ठीक है, अदृश्य, अदृश्य में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग। अनुचित में कौन सा उपसर्ग, अनुपसर्ग। ठीक है, अनावश्यक में अनुपसर्ग, अपरिचित में उपसर्ग, अनिच्छा में अनुपसर्ग, सफल कामयाब। सफल का मतलब कामयाब, मतलब इसका, हाँ, असफल मतलब जो कामयाब न हो और सफल का मतलब हो जाएगा कामयाब। दृश्य का जो दिखाई देता हो और अदृश्य का मतलब हो जाएगा जो दिखाई न देता हो। उचित का मतलब ठीक, अनुचित का मतलब जो ठीक न हो। अनावश्यक का मतलब जरूरी, अनावश्यक का मतलब जो जरूरी न हो, और अनुपसर्ग हटने के बाद आवश्यक रह जाएगा, इसका मतलब है जो जरूरी है। परिचित मतलब जानकार। ठीक है, और अपरिचित जो जानकार न हो। इच्छा मतलब चाह या अभिलाषा, और अनिच्छा मतलब जिसकी चाह न हो, जिसकी अभिलाषा न हो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। कैसे करती हैं, देखिएगा। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है, 5 अरब साल। तो यहाँ पे किसकी विशेषता है, ये यहाँ पे विशेषता बताई गई है हमारी धरती की, तो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार से विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। कितने साल पहले, 10,000 साल पहले। ये क्या विशेषता बताई गई है, ये गांव की विशेषता बताई गई है कि गांव को बसाना शुरू कब किया गया, लगभग 10,000 साल पहले। तो ये संख्या है, तो ये एक विशेषण का काम यहाँ पर कर रही है। ठीक है, आगे देखिएगा। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। ये संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन संख्याओं को गिना जा सके, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, 4 संतरे, जैसे कि 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। 4 संतरे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं ना। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक,
उसको हम संख्यावाचक बोलेंगे। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे हम किसी चीज को गिन नहीं सकते, जैसे कि एक गिलास पानी, जैसे कि 1 किलो चीनी, चीनी को तो हम गिन नहीं सकते। 3 जग पानी, पानी को तो हमने गिन लिया 3 जग पानी, क्योंकि 3 जग पानी, तीन तीन क्या है, एक संख्या है, ठीक है। 1 किलो, 1 किलो चीनी जिसको हम तोल सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, माप तोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक संख्या, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, इसको तो हम गिन नहीं सकते, इसको हम कैसे, जैसे आप दुकान पे जाओगे तो आप क्या बोलोगे, 1 किलो चीनी दे दो, फिर वो दुकान वाला जो दुकानदार है वो आपको कैसे चीनी देगा, तोल कर देगा ना, माप तोल कर देगा। माप तोल कर देगा तो क्या हो गया, वो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो माप तोल की जो चीजें होती हैं उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ रेखांकित हिस्से, यहाँ रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। 1 किलो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, इसमें यहाँ पे दिया गया है, प्याला दिया गया है, कटोरी दी गई है, एकड़ दिया गया है, मीटर दिया गया है, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। आपको यहाँ पे इनको भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे 3 कटोरी खीर, ठीक है। 2 एकड़ जमीन, एकड़ किसके लिए, जमीन के लिए, ठीक है। 6 मीटर कपड़ा, कपड़े के लिए मीटर का प्रयोग, ठीक है। 2 कप कटोरी, 2 कप कॉफी, 2 कप कॉफी मतलब कॉफी के लिए हम 2 कप गिनते हैं, ठीक है। 1 ट्रक रेत, ट्रक को थोड़ा ना, 1 ट्रक रेत, ठीक है। 5 किलो बाजरा, हम बाजरे को कैसे करते हैं, 5 किलो बाजरा हम माप तोल से करते हैं, ठीक है। 1 लीटर दूध, हम दूध को कैसे करते हैं, तोल कर, माप तोल कर करते हैं दूध को, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल, ठीक है। आगे देखिएगा, कुछ करने को, ये हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है, आप वैसे कर भी सकते हैं, इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, परंतु ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा ये अभ्यास कार्य यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट अध्याय जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का है, ठीक है। धन्यवाद।